नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बात होगी देश के मस्तक जम्मू कश्मीर की, जहां प्रधानमंत्री ने उधमपुर में कई बड़े ऐलान किए। पहला तो फुल स्टेटहुड की बात की, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की, जल्द विधानसभा चुनाव की भी बात की, और उसके बाद से इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम सियासी पार्टियां, आप जानते हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से ही, हटने के बाद से ही संपूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रही हैं और बात कर रही हैं। परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर को फिर से पुराने दिनों में ले जाना चाहते हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा इन राजनीतिक पार्टियों का मतलब ही है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। आपको बता दें, एनसी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, माफ कीजिएगा, सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि बीजेपी नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया अगर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारती तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाती। वो बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए सभी दावों को बेबुनियाद बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच वार पलटवार का दौर भी चरम पर है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर की चुनावी रैली में 2 बड़े ऐलान कर विपक्षी पार्टियों के दांव की हवा निकाल दी। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। पीएम का ये ऐलान बेहद ही अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण मोदी की गारंटी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर को फिर से उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती है। इन राजनीतिक पार्टियों का मतलब है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। वहीं पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 हटाने पर विपक्षी पार्टियों के विरोध करने को लेकर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कहते थे कि 370 हटे तो आग लग जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। लोकसभा चुनाव में 400 पार के टारगेट को लेकर पीएम मोदी न सिर्फ विपक्ष पर चुन चुन कर हमला बोल रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियों के मुद्दों की काट निकालकर उन्हें बेदम करने में भी जुटे हैं।
वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का दांव एक के बाद एक उल्टा पड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक न्यूज। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। मुजफ्फर इकबाल एनसी के नेता हैं, इसके अलावा आदित्य गुप्ता पीटीपी का पक्ष रखने के लिए पीटीपी के प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुजफ्फर साहब आप ही से सवाल है और आदित्य आपसे भी यही सवाल है। सवाल ये है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 370 एक दीवार थी जिसे बीजेपी ने ध्वस्त करने का काम किया, और वो ये आश्वासन भी देकर गए हैं आज कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने, और चुनाव वैसे भी होने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही से लेकर इंस्ट्रक्शन दे चुका है, डायरेक्शन दे चुका है, और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही संपूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। अदिति जी देखें, जिस तरह आपने खुद ही हमारे जो सवाल पूछते ही आपने हमारा जवाब भी दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पहले ही किया, डेडलाइन दी है कि फ्ला डेट से कबल आपको इलेक्शन करना है। अब प्रधानमंत्री साहब ने कोई बड़ा एहसान नहीं किया। 5 साल के बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट की जब डायरेक्शन आई तो प्रधानमंत्री साहब ने कहा जल्द ही इलेक्शन होंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होते ही अगर ये करवा देते तो हम कहते, तो अब अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि हम लास्ट जब ये डायरेक्शन सितंबर 30 सितंबर डेट है, डेडलाइन है, उससे पहले इलेक्शन होने ही होने हैं। पिछले 5 सालों से 5 साल कबल जब 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने कहा था कि बहुत जल्द हम रियासत का दर्जा वापस करेंगे। ये जल्द भी जो ऐलान करने का दिन भी आया वो 5 साल के बाद आया। इस अगस्त में 5 साल हो जाएंगे और उसका भी अभी पता नहीं है कि वो बहुत जल्द आगे अब कितना है। उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें ये डायरेक्शन है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, वो एज अर्ली एज पॉसिबल भी अभी नहीं आया है। तीसरी बात मैं जो बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी जी को किसी ने भी प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया था और बहुत सारी चीजें उन्होंने वो बता ली जिनका उनको नॉलेज नहीं, कि जम्मू कश्मीर से कोई बाहर नहीं जा सकता था, तो बाहर जाने के लिए या जम्मू कश्मीर में आने के लिए 370 में कोई पाबंदी नहीं थी। आ भी सकते थे लोग और जा भी सकते थे। तो कहा जी ना तो किसी को बाहर जाने की इजाजत थी जम्मू कश्मीर से और ना जम्मू कश्मीर में आने की इजाजत थी। आते भी थे लोग, इससे ज्यादा यात्री उस वक्त भी आते थे, चाहे वो टूरिस्ट थे या जो पिलग्रिमेज के लिए आते थे, माता वैष्णो देवी आते थे या अमरनाथ जी की यात्रा में जाते थे, तो वो लोग उस वक्त भी उतने ही आते थे, बल्कि इससे ज्यादा भी आते रहे हैं। और ये कहना कि हमने यहाँ कोई तामीर और तरक्की के लिए एक प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं बता सके, जो मेडिकल कॉलेज बताए वो पहले शुरू हुए, जो रेल लिंक बताए वो पहले शुरू हुए, हाईवे पहले शुरू हुआ। आपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में एक कोई प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है वो नहीं बता पाए। हाँ, ये बताया मैंने 370 खत्म किया। 370 खत्म करने का मतलब ये हुआ कि आपकी नौकरियां ओपन हो गई सबके लिए, आपकी जमीनें सबके लिए ओपन हो गई। ये उन्होंने दिया है गिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और वही लोगों को गिनवा रहे हैं कि मैंने तुमसे नौकरियां छीन कर पूरे मुल्क में सेल लगा दी है उनकी, मैंने जमीनों को आपसे छीनकर पूरे मुल्क के लिए फ्लडगेट खोल दिया। ये मैंने आपके लिए कारनामा किया। ये भी कह रहे हैं पत्थरबाजी नहीं होती, अब आतंकी वारदात नहीं होती, आतंकी हमले नहीं होते, आतंकियों का खात्मा हो रहा। अब एक सेकंड सर, मैंने बहुत टाइम आपको दिया, प्लीज दूसरे पैनलिस्ट को आने दीजिए। आदित्य गुप्ता। देखें, ऐसा है कि मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां से मुजफ्फर जी ने छोड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री ने काफी चीजें बताई कि जो उन्होंने किए 370, उन्होंने कहा 370 हटाने से पथराव कम हो गया, उन्होंने कहा कि तरक्की होगी जम्मू कश्मीर की, लेकिन कुछ चीजें वो भूल गए। मैं इसलिए इन चीजों के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि वो जम्मू की जनता से बात कर रहे थे, उधमपुर में बैठे थे, जम्मू खित्ते में बैठे थे और कैंपेन कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा की। तो मैं बताऊंगा कि जम्मू के अंदर क्या क्या चीजें और हुई 370 के बाद। हमें माइनिंग माफिया मिला जिसकी एलिगेशन बीजेपी की सिटिंग एमएलसी ने ही दी थी। हमारे यहाँ पे लिकर ट्रेड आया, लिकर माफिया आया है। हमारे यहाँ पे एसआई की रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। यहाँ पे एपटेक नाम की कंपनी को टेंडर दिया गया था रिक्रूटमेंट का, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है पूरी कंट्री में। 13,000 करोड़ का जल जीवन मिशन स्कैंडल हुआ है। ईडी वैसे उसमें आई नहीं है अभी तक जम्मू कश्मीर में। टेररिज्म हमारा पीर पंजाल के इलाके में आ गया है। टारगेटेड किलिंग जम्मू के लोगों की हो रही है कश्मीर में। फिर उसके बाद जितनी लैंड, जब यहाँ पे मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना में जब मुफ्त की लैंड देनी थी तो वो बाहर के लोगों को दी गई, ओवर कश्मीरी पंडित्स जो 200 फुट के गेटोज में रह रहे हैं, उनके लिए उनको 5-5 मतलब मुफ्त जमीनें दी। इन्होंने कहा था जम्मू में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। जब G20 करनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने G20 का सारा कारवां उठा के कश्मीर ले गए।
जम्मू के अंदर एक दिन, जिसके टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को असल में जरूरत थी, जहां से आप सीटें जीतते हैं, जहां की आपकी नुमाइंदगी है, आप उन लोगों को धोखा देकर और आप फिर आए हो आज ये गाना गाने की 370। ये मैं जब प्रधानमंत्री ने कहा ना स्टेज पे खड़े होकर कि 370 हटाने से तरक्की हुई है, उनके अलावा जम्मू कश्मीर भाजपा का एक भी आदमी उस सेंटिमेंट को एग्री नहीं करता था। अच्छा, क्योंकि एक भी आदमी ने 11 दिसंबर 2023 को, जिस दिन एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकल के सेलिब्रेशन पे नहीं आया था, बिकॉज दैट वाज अ डिसेंट। वो नाराजगी है क्योंकि जम्मू के लोगों के साथ सच में धोखा हुआ है। ये प्रधानमंत्री जम्मू में आए थे, ही वाज मेकिंग अ स्पीच फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। भेद करते हैं आप, एक तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया रहा है, मैं आपको और आज का नहीं रहा, इससे पहले की सरकारों के पर भी यही आरोप लगते रहे। जो आज आप आरोप उठा रहे हैं ना, यही आरोप तो वो आपकी सरकारों पर भी लगाते रहे कि कैसे जम्मू की अनदेखी की गई है, कैसे फैमिलीज ने कंट्रोल किया है। चलिए मैं एक कमेंट यहाँ पे अजय वर्मा का लेती हूँ। अजय वर्मा, प्राइम मिनिस्टर जल्द इलेक्शंस की बात भी कर रहे हैं और साथ ही पूर्ण राज्य के दर्जे की बात भी कर रहे हैं। अदिति जी, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ता है तो उन्हें हर चीज याद आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद चंदा लो और धंधा दो भी खुलने लगता है। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद अब पीएम केयर फंड भी खुलने लगेगा, इस पे भी ऑर्डर आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद बाबा रामदेव की असलियत भी खुल जाती है। एक्चुअली में मित्रों, पहला वोट पुलवामा के नाम, मित्रों दूसरा वोट 370 के नाम, मित्रों चौथा वोट राम मंदिर के नाम। ये थक गई है जनता, इनके पाठ्यक्रम है ये। देश की सोशल फैब्रिक खत्म करना, खाई तो बांटने का काम। अभी आप कह रही थी कि जम्मू कश्मीर को बांटने का काम तो है भाजपा आईटी सेल, और इनका एजेंडा है, इनका नवीन पाठ्यक्रम है। ये देश में सोशल फैब्रिक खत्म करके हिंदू मुस्लिम के बीच बांटते हैं, ये मंदिर मस्जिद के बीच बांटते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बांटते हैं, ये कब्रिस्तान शमशान के बीच बांटते हैं। तो ये कहाँ नहीं बांटेंगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क नहीं नजर आता आपको? नहीं, ये कहाँ नहीं बांटेंगे? नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक है, एजेंडा लेके चलते हैं ये। नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक है। अरे भाई, उसको एजेंडा अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसका नाम लेके। इनकी रोटी हजम नहीं होती। पाकिस्तान आपको कैसे एक दिखाई देगा? मैं नहीं समझ पाई। इनकी रोटी हजम नहीं होती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पाठ्यक्रम को लेके चलते हैं। आपको कैसे एक दिखाई देगा? अरे ये पाठ्यक्रम अदिति लेके चलते हैं, आप एक मत करो इसे। ये पाठ्यक्रम बता रहा हूँ मैं। पाठ्यक्रम मुझे मत बताइए। नहीं, आप ही को सुनाना पाकिस्तान पड़ेगा। बोलने से आपको बहुत परहेज लग रहा, मुझे लग रहा। नहीं, इन्हीं को प्रॉब्लम है। अब आप 370 की सुन लीजिए। नहीं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपने कैसे एक बता दिया? ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, विवादित है सर। अरे पंजाब में जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनका जवाब नहीं दिया, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़वा दिए। अरे पाकिस्तान है वो, गवर्नर सत्यपाल, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक की बात कर रहे हैं सर आप। वो पाकिस्तानी दिख रहे हैं आपको? और सीबीआई के छापे आपके चैनल पे भी पड़ जाएंगे, एनडीटीवी की तरह। अरे कोई बात नहीं, चैनल देखिए, सच दिखाना हमारा काम है, हम सच दिखाते रहेंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। एक सुनिए मेरी बात। और जहां तक आपने सवाल उठाया, तो सच संपूर्ण सत्य दिखाया जाना चाहिए, पूर्ण सत्य दिखाया जाना चाहिए। हम आपके प्रशंसक हैं, एक तरफा पक्ष नहीं सर। आप अच्छी पत्रकार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से गलत भाषा इस्तेमाल करती हैं देश की सरकार के हित में, डर की वजह से। सुनिए, डर आपको लगता होगा। सुनिए ध्यान से मेरी बात। अगर मैं अच्छी पत्रकार हूं तो सरकार और विपक्ष, आपकी अपनी बातों में इतना विरोधाभास है। जो कांग्रेस की कंफ्यूजन है वही आपकी भी कंफ्यूजन है जनाब। नहीं, मेरी वही कंफ्यूजन है। मैं अच्छी पत्रकार हूं तो अपना काम आता है ना, मुझे आता है। मुझे सबसे सवाल पूछना आता है, आपका सर्टिफिकेट थोड़ी लूंगी मैं। पत्रकार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो बात और है, आप लोग गोदी मीडिया जैसे नाम निकालते हैं, रबिश मीडिया की अनदेखी करते हैं, तो नाम तो बहुत सारे हैं, नाम तो इतने सारे हैं कि गिनते गिनते शो खत्म हो जाएगा। तो उसकी आप मुझे मत बताइए। सुनिए मेरी बात, मैं अपनी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नेताओं से तो बिल्कुल नहीं लेती। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लेती। जो मेरे सवालों से डर के मुझे बैन करते हैं, उनसे मैं बिल्कुल नहीं लेती। आपसे जो सवाल है वो ये सवाल है, तब अच्छा लगता था जब पत्थरबाजी होती थी, जुमे की नमाज होती थी तो आईसिस के फ्लैग सड़क पर दिखाई देने लगते थे, पाकिस्तान के फ्लैग सड़क पे दिखाई देने लगते थे। वो अच्छा लगता था आपको? आतंकी हमले अच्छे लगते थे आपको सर? कम से कम सुनिए, विकास पर आपका सवाल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 पूछिए, एक के बदले 50 पूछिए। कम से कम सिक्योरिटी की बात जब की जाती है तो जहां क्रेडिट ड्यू है दे दीजिए उसको, क्या दिक्कत है उसमें? जवाब कहाँ दे रही हैं आप? प्रकला प्रभाकर जो है निर्मला सीतारमण के पति, प्रधानमंत्री के बाद फैमिली ड्रामा तो चला नहीं रही हूँ। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा हो तो मैं उनके स्टेटमेंट को गंभीरता से लूंगी।
सरकार का हिस्सा कोई मंत्री है उसके स्टेटमेंट पे बात करूंगी, प्रधानमंत्री ने कहा हो तो मैं उसके स्टेटमेंट की बात करूंगी, सरकारी अमले प्रशासन से जुड़ा हो तो उसके स्टेटमेंट की बात करूंगी। अब कल को आप मेरे भाई के सवालों के जवाब थोड़ी देने बैठ जाएंगे, आप मेरे ही सवाल का जवाब देंगे ना भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड संसार का सबसे बृहत्तम घोटाला है और इसका खमियाजा ना आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं भैया, आपके पास पाठ्यक्रम लिख के आ जाता है सुबह आईटी सेल से और भाजपा से, उसके अलावा आप कहीं बोल ही नहीं सकती, आप जा नहीं सकती। आपको ये मुझे बार बार क्यों बताना पड़ता है हर बार कि आप दूसरों की डिबेट में जाइए जो ये पाठ्यक्रम पढ़ते हो। ये मेरा फोन है, ध्यान से देखिए, मेरा फोन है, आप यहां पर मौजूद होते, आपके हाथ में देती ये फोन में और उसके बाद आपसे माफी मंगवाती बैठाकर, आपको माफी मांगनी पड़ती। आप नेक्स्ट टाइम ये अदिति त्यागी की डिबेट में करिएगा नहीं, मैं आपको बता रही हूं क्या कि फलानी जगह से आपको ये अपडेट आ जाता है, आपको ये इंस्ट्रक्शन आ जाती है। ये काम मैं नहीं करती हूं, उन्हें कहिए जो करते हैं, समझे? मुझे मत कहिएगा, मुझसे मुद्दे पे डिबेट करनी है तो करिए, नहीं तो मत करिए मुझसे बात। निजी आक्षेप आप करेंगे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं निजी आक्षेप नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहे हैं आप मुझे मेरी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल लिख के आ जाते हैं, आप क्वेश्चन ना करें, हम सही हाँ, तो बता आप रहे हैं। जिनके लिए लिख के आता है उनकी डिबेट में जाकर बोलिए, ये मेरी डिबेट में मत बोलिए। आपसे सवाल पूछना, पत्थरबाजी बताइए कितनी हुई है, बताइए। चलिए बताइए कितनी हुई है पत्थरबाजी, बताइए पत्थरबाजी के इंसिडेंट बताइए 2019 के बाद से। आप बताइए कि 2024 नहीं, आप मुझे बताइए पत्थरबाजी के कितने इंसिडेंट हुए 2019 आप बताएंगे ना कितने पत्थरबाज रुके हैं, ये बताओ। अरे यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, यही तो पूछ रही हूँ आपसे। बताइए कितने पत्थरबाजी के इंसिडेंट हैं, बताइए मुझे, दीजिए डेटा। आपको पता है कि कितने सैनिक मारे गए हैं आप 2019 के बाद से लेकर? मैं बताऊं आपको, चाहते सैनिक शहीद होते हैं, पहले तो आपकी भाषा का दोष नहीं, आपको ये पता है, समझे? आपको ये पता है, नहीं जाते हैं, पहले भाषा को सही से समझिए। नहीं, तब भाषा का इस्तेमाल, दूसरों को लेक्चर दीजिएगा भाषा पर। आपको ये पता है आपके साथ वक्त जाया नहीं करना है, मुझे क्या पता और क्या नहीं पता वो मैं जनता पे छोड़ती हूँ, व्यूअर पे छोड़ती हूँ, आपसे नहीं लेती सर्टिफिकेट। मुजफ्फर साहब, आपसे डिस्कशन में, आपको इस डिस्कशन में वापस लेके आती हूँ और उम्मीद है मुद्दे पर रहेंगे आप लोग। मुद्दा यह है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, वो 370 हटने के बाद से बार बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं, उसमें जो इंप्रूवमेंट आई है उसकी बात करते हैं, उस बड़ी दलील को सामने रखते हैं। उस पर क्या जवाब है आपका? अदिति जी, पहली बात तो यह है कि पत्थरबाजी से सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और मैं इससे भी इत्फाक नहीं करता। लेकिन अगर वाकया ही लोगों के दिलों को उन्होंने रातों रात, आप पहले बात सुन लीजिए, मेरे साथ आप बहस में मत उलझना, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि पत्थरबाजी कोई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला होता नहीं। पत्थरबाजी कहीं भी होती है, दिल्ली में भी होती है, यूपी में भी होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी हो जाए तो उसको आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला बना के आप कहें कि हमने इसको रोक लिया और इससे कोई बहुत बड़ी तरक्की हो गई, वो बिल्कुल गलत है। जहाँ शुक्रवार अच्छी बात है, झंडे और पाकिस्तान के झंडे दिखने लगे हैं, प्लीज, तो बड़ी बात नहीं हो गई अगर रोज ये हर शुक्रवार को ये होता हो तो। आप पहले जवाब सुन लीजिए ना। नहीं, मैं सुन रही हूँ ना सर आपसे, आप डिबेट में आए ना सर। जब आपने सवाल पूछा तो मुझे सवाल पूछा तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। आप करें यूपी में होती है, दिल्ली में होती है, कितने शुक्रवार को दिल्ली में आपने पत्थरबाजी होते हुए देखी है सर? सुनने वाले सुनेंगे क्या? अरे सर, सुनने वाले सुन रहे हैं ना। दिल्ली में कितने शुक्रवार को आपने पत्थरबाजी देखी है? मुझे इंसिडेंट बताइए, आप इंसिडेंट बताइए, 1 मिनट दे रही हूँ मैं आपको। दिल्ली में बताइए, यूपी में बताइए, कौन से शुक्रवार को पत्थरबाजी हुई है? बीजेपी वाला कोई नहीं लाया है यहाँ, बीजेपी वाला आगे, बीजेपी वाले से बीजेपी का जवाब लीजिए। आप एक फैक्ट को काउंटर वो कर रहे हैं, काउंटर फैक्ट का। मैं आपसे पूछ रही हूँ दिल्ली में कितनी बार पत्थरबाजी हुई है, इंसिडेंट गिनवाइए, मुझे बताइए। मुझे ये बताएं, पत्थरबाजी से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला कैसे इन्वॉल्व है? हाँ, मिलिटेंसी से हो सकता है। मिलिटेंसी कंट्रोल बहुत पहले से शुरू हुआ है। 90 में जो हालात थे वो 96 में नहीं थे। जो 96 में जब गवर्नमेंट बनी, उसके बाद जब 2002 का इलेक्शन आया तो 80% मिलिटेंसी कम हो गई थी, और जब 2008 का इलेक्शन हुआ 95% मिलिटेंसी कम थी। 2014 तक 1-2% जो था मिलिटेंसी के वाकात रह गए थे, 1 या 2%, और उसमें अगर कोई बढ़ोतरी हुई है तो ये एक लगातार प्रोसेस है जो पिछले 30-40 साल में सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया है। उसका क्रेडिट अगर आप कोई कहे पॉलिटिकल पार्टी लेगी या 370 का उसके साथ कोई लिंक है, तो वो था नहीं। 370 वही प्रोविजन है जो प्रोविजन 371 है। 371 आपने 12 स्टेटों में दिया हुआ है, वहां मिलिटेंसी कोई नहीं है।
वहां इससे मिलिटेंसी ब्रीड नहीं हुई तो जम्मू कश्मीर में कैसे हो गई? और एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, उससे मिलिटेंसी का क्या लेना देना है? ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजन दिया जो किसने? खुद कहता था इट्स अ हिंदुस्तान टेम्परेरी की प्रोविजन। constitution- पहली बात तो हिंदुस्तान के मुजफ्फर constitution में था, साहब, कोर्ट इसे वो किसी सेटल दूसरे कर मुल्क चुका के है, आइन सुप्रीम में कोर्ट था। इसे सेटल कर चुका है। मैं उस पुरानी डिबेट में जाऊंगी नहीं सर। अब मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, आपने कहा दिल्ली में पत्थरबाजी होती है। मैंने आपसे कहा 4 इंसिडेंट गिनवा दो, आप गिनवा नहीं पाए। जब लोग आप नाराज जवाब होते ले हैं, लीजिए, दिल्ली में आप भी जवाब होती ले है। लीजिए, सुनिए जब जवाब पानी नहीं लीजिए। मिलता, बिजली नहीं पत्थर मिलती, आपने लोग बड़ी सारी पत्थर बातें गिनवाई, मिलिटेंसी डाउन हो गई थी। आपने कहा 1 या 2% बची थी 2014 के इलेक्शन में। 2016 आप शायद भूल गए। बुरहान वानी और उसके बाद कितने लोग पहुंचे थे, कितना बड़ा जमावड़ा वहां पहुंचा था जब उसे मार दिया गया था, वो भी सबने देखा था। ये चीजें किस तरह से आतंकियों को भगाने के लिए पत्थरबाजी होती थी सर, वो भी सबने देखा था। तो आप भले ही इसे डाउन प्ले करने की कोशिश करें सर, पर कुछ चीजें फैक्ट होती है, उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता। ना उसे अदिति त्यागी डिनाई कर पाएगी, ना मुजफ्फर इकबाल। बीजेपी से जवाब लीजिए, बीजेपी से जवाब ले लीजिए सर प्लीज। नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद मी। सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड द डिबेट अराउंड 370, आर्टिकल 370। मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। राकेश सिंह, काफी गिरा रहे थे, मतलब इतनी सावधानी से झूठ बोल रहे हैं, बहुत इतना मतलब सब लोग किसके पहले तकलीफ में क्या होता था, लाल चौक पे क्या होता था। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली थी। माननीय मोदी जी उसके संयोजक थे, और जब लाल चौक पे तिरंगा फहराना और कोई चलिए राकेश जी, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है। आदित्य, जो सवाल थोड़ी देर पहले मैं मुजफ्फर साहब से पूछ रही थी, वही सवाल मेरा आपसे भी है। सवाल ये है, आर्टिकल 370 पे मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, उसे कोर्ट सेटल कर चुका है। मैं उस डिबेट में दोबारा नहीं जाना चाहती, और इस पर साल दर साल डिबेट हो चुकी है। पॉइंट ये है कि जो आंकड़े सजेस्ट करते हैं, जो फैक्ट सजेस्ट करते हैं, और फैक्ट्स हैं, चाहे वो अदिति त्यागी बोले, आदित्य गुप्ता बोले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट्स ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हुई। अब हुई तो हुई, सवाल क्या है? सवाल यही है कि जो आर्टिकल 370 के फेवर में केंद्र सरकार बयान देती है, जो सबसे बड़ी दलील देती है, वो उसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर देती है। तो उस पर अड़ियल रुख क्यों है? अदिति, इसमें मैं आपको एक बात ना, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि देखिए, पूरा का पूरा फोकस जो गवर्नमेंट का है, फॉर दैट मैटर इवन जो आपके सवाल भी हैं, दे आर ऑल अलाइंड और टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली कश्मीर। जम्मू प्रोविंस खाते में ही नहीं है। आपने एक आंकड़ा बोला कि ये पथराव कम हुआ है, हाँ पथराव कम हुआ है, बट एट द सेम टाइम 31 जुलाई 2019 को जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जम्मू कश्मीर में 3.7% था, जो अब इस साल में 21.35% हो गया। तो बेरोजगारी आई हमें, तो 370 के हटने से वो कमाल तो नहीं हुआ जो ग्राउंड पे चाहिए था, जो बोला गया था। ये जम्मू के लोगों ने, जिन्होंने 5 अगस्त को उछल के सेलिब्रेशन की थी, उन्होंने कहा था कि यार बेरोजगारी हमारी और कम हो जाएगी, हमें और एवेन्यूज मिलेंगे, वील गेट अ बेटर यूनिवर्सिटीज, विल गेट बेटर कॉलेजेस, हमारी गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा। 2018 से हाई कोर्ट डायरेक्शंस पास करी जा रहा है कि पेट स्कैन मशीन लगाया जाए जम्मू में। कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है जम्मू में। आप ग्रेविटी समझ नहीं है। मैं बिल्कुल 2016-17 में कैंसर इंस्टीट्यूट सैंक्शन किया गया था, दी देन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, उसमें से एक ही इंस्टॉल हुआ। दी अदर वन जो जम्मू में इंस्टॉल होना था, वो उससे पिछले 6 साल से नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। 13,000 करोड़ का जो स्कैंडल हुआ है, वो एलजी साहब के नाक के नीचे हुआ है। ही इज अ नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। पथराव कम हुआ, यूज टू टेक प्लेस विद रिगार्ड टू अ पॉपुलेशन इन कश्मीर, बट एट द सेम टाइम जम्मू के अंदर भी पॉपुलेशन है। जम्मू हैज इट्स ओन एस्पिरेशंस एंड इंस्पिरेशंस। दे आल्सो वांट टू बिकम समथिंग। वो भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, बट हो क्या रहा है, हमारी मैक्सिमम माइग्रेशन, हमारे कल्चर की डिल्यूजन हो रही है। माइग्रेशन जम्मू के हिस्से में हो रही है, कठुआ सांबा के एरियाज में। हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं रही भी। आपको मैं क्यों जॉब सिक्योरिटी बोल रहा हूँ? और इन्होंने, आप फॉर क्लैरिटी आदित्य, पीर पंजाल में जो हो रहा है, क्या जम्मू उसकी अनदेखी कर सकता है? पीर पंजाल में जिस तरीके से टेररिज्म में हमने राइज देखा है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो सवाल भी मैं बार बार उठा रही हूँ। जल्दी से राकेश सिंह। नहीं, जम्मू में एम्स को अगर ये नहीं देखते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता कि ये देख क्या रहे हैं। अगर ये देख नहीं रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे, बातें आप लंबी लंबी कर सकते हैं, लेकिन अनुभव क्या कर रहे हैं वहाँ की जनता, वहाँ के लोग? क्या लोगों को जहन में वो दृश्य नहीं घूमता है जब पत्थरबाजी होती थी? रोज पत्थरबाजी होती है, आज पत्थरबाजी क्या हो रही है? क्या
वहाँ रोज आतंकी घटनाएं होती थी, आज क्या हो रही है सर? सर लॉ एंड इनके ऑर्डर में कहने बहुत से डिस्कशन कुछ हो चुका है, आपके आने से पहले वो डिस्कशन बहुत हो चुका है। मैं ये आपसे इकोनॉमिक फ्रंट पर सवाल पूछ रहा हूँ, उस पर जवाब दे दीजिए सर। सवाल क्या पूछा आपने इकोनॉमिक फ्रंट? इन्होंने सवाल पूछा बेरोजगारी दर को लेकर, इन्होंने सवाल पूछा जो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है उसे लेकर, उस पर जवाब मांग रहे हैं ये आपका। नहीं, ये कहाँ डेवलपमेंट देख रहे हैं? डेवलपमेंट, ये विकास वहाँ देख ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि एम्स अगर जम्मू में बन रहा है तो कहाँ वहाँ घूमने नहीं गए थे क्या? वहाँ के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहाँ हाईवे बन रहे हैं, ये देखते नहीं है क्या? किस सरकार ने दिया ये किस सरकार ने दिया था एम्स, ये भी बता दो ना। नहीं, आप एम्स देख रहे हैं कि नहीं बन रहा? आप देख रहे हैं कि नहीं वहाँ हाईवेज बन रहे हैं? आप किस दुनिया से आए हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं है? और पहली बात, जब तक सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सारी ये कह रहे हैं सब पुरानी योजनाएं थी जिन्हें आपने अपने नाम से जारी कर दिया है भाई। पुरानी योजनाएं थी तो इन्होंने क्यों नहीं लागू कर दिया, क्यों नहीं बना दिया? ये योजनाएं बनाते रहे, हम जमीन पर उतारते रहे। ये अंतर है हमारे और इनमें। ये आके जो आज रोना रो रहे हैं, ये सिर्फ सपना देखते रहे। हम योजनाएं बनाते हैं, धरातल पर उतारते हैं। चलिए ठीक है आदित्य, जल्दी से 20 सेकंड से शो क्लोज करना है मुझे, प्लीज जल्दी से। बारी इशू उठाया है मैंने, जम्मू का उठाया, मैंने जम्मू के इश्यूज पे उठाया है। द वेरी फैक्ट इज लाल चौक बहुत सुंदर लग रहा है, आई अप्रिशिएट इट, बट जम्मू की पॉपुलेशन की अपनी एस्पिरेशंस हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन ऑफ लैंड चाहिए, हमारी रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे यहाँ पे माइनिंग माफिया बिल्कुल गर्दन पे है। मंदिरों का शहर होता था जम्मू, आज शराब के ठेकों का शहर बन गया हुआ जम्मू, और ये पिछले 5 साल में हुआ है, जिस कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, चलिए इसी बिंदु पे मुझे शो क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।